Hello everyone, myself Dr. Pragya Mishra, Assistant Professor Geography, Government Degree College, Indupur, Gauri Bazar, Devariya. Today my topic is greenhouse effect. आजकल हम सभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए हम इसके बारे में जानें कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, what are the main causes that create greenhouse effect, and what are its consequences, what are its measures to control greenhouse effect. Greenhouse effect is the process through which heat is trapped near Earth's surface by substances known as greenhouse gases. These gases are as a cozy blanket enveloping our planet, helping to maintain a warmer temperature than it would have otherwise. Mainly gases which are responsible for this greenhouse effect are carbon dioxide, methane, ozone, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and water vapor. These are two pictures. One is greenhouse made for plantation in colder areas, and second is greenhouse made around Earth, resulting global warming. पहले देखेंगे ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस कंसेप्ट जो है वो ऐसे आया कि कोल्डर एरियाज में टेम्परेचर कम मिलता है, सोलर रेडिएशन कम आ पाने की वजह से वहाँ का तापमान कम होता है, तो देयर प्लांटेशन इज नॉट वेरी वेल। देन वहाँ के लोग कांच का हाउस बनाते हैं, ग्रीन हाउस उसको कहते हैं, और उसमें वो अपने प्लांट्स करते हैं। और इसका कंसेप्ट ये है कि सोलर रेडिएशन उसमें आती है और वो फिर जो सोलर रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाता है, उसको वार्म करता है और वो फिर वापस उस तरह से नहीं जा पाता है, और देन देयर प्लांटेशन इज गुड, पॉसिबल अच्छे से हो पाता है वो। तो ये तो वहाँ का ये ग्रीन हाउस, उसको इस तरह के हाउसेस को ग्रीन हाउस कहते हैं कि वो ग्रीनरी को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके। सेम यही कंडीशन अर्थ के ऊपर बन जाता है। अर्थ का एक वो है कि जो सन से हमको रेडिएशन मिलता है, सोलर रेडिएशन जिसको कहते हैं, और अर्थ उसको लेती है और फिर उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में अर्थ से वो वापस चला जाता है। इसको हम हीट बजट के रूप में पढ़ते हैं कि जितना सन से उसको अर्थ को मिलता है उतना वो वापस कर देती है। तो इस तरह एक कंस्टेंट टेम्परेचर अर्थ का बना रहता है। तो इस वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी मैन इंड्यूस्ड और गैसें हो गई हैं, पहले से ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में नॉर्मली, जो उसके टेम्परेचर को लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रखती हैं। लेकिन इन गैसों की मात्रा में मैन पोल्यूशन, ह्यूमन इंड्यूस्ड पोल्यूशन की वजह से वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है ये गैसें। और इनकी वजह से क्या होता है कि सोलर रेडिएशन जो है वो आता तो है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ से अर्थ से जाता है वो वापस, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन को वो गैसेस क्या करती हैं, रोक देती हैं और फिर से उसको अर्थ की तरफ भेज देती हैं। तो इससे जितना टेम्परेचर आता है, जितना टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का होने लगता है। तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि ये ग्रीन हाउस के संकल्पना या ग्रीन हाउस के कंसेप्ट जैसा है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाउस है। तो ये जो है, ये अगर वो अपने नेचुरल लेवल पे रहे तो ये हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस इज व्हाई इट्स कंडीशन आर जस्ट राइट, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, अलाउइंग लाइफ टू थ्राइव। अगर ग्रीन हाउस नहीं रहेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नेचुरल अवस्था में अपने नहीं रहता अर्थ, तो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर माइनस में चला जाता, अबाउट -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में एवरेज है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। However, in the last century, human activities, primarily from burning fossil fuels that have led to the release of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere, have disrupted Earth's energy balance. This has led to an increase in carbon dioxide in the atmosphere and ocean. The level of carbon dioxide in Earth's atmosphere has been rising consistently for decades and traps extra heat near Earth's surface, causing temperature rise. Extra CO2 जो उसमें जा रहा है,
एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उससे वो एक्स्ट्रा हीट ट्रैप कर ले रहा है, अर्थ को पुनः वापस उतना एक्स्ट्रा भेज दे रहा है। इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अबाउट 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अकर्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। हम सभी का टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं हमें फीवर हो गया। तो जस्ट वही कंडीशन हो रही है। देखने में ये 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम लगेगा नॉर्मल पीपल को कि कौन सा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अर्थ का फीवर हो रहा है, अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये जो थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज इंक्रीजिंग पर डिकेड सिंस 1981. So this is very serious threat. According to the IPCC's most recent report, Earth's average surface temperature have risen about 0.74 degrees Celsius during the past 100 years. The increase is greater in northern latitudes. क्यों northern latitudes में? क्योंकि northern latitudes में land का वो जो है लैंड की मात्रा ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में सी की मात्रा ज्यादा है। तो लैंड जहाँ ज्यादा है वहां पे ज्यादा एमिशन हो रहा है CO2 का और अदर ग्रीन हाउस गैसेस का। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। IPCC also found that land regions are warming faster than oceans. Then this is an image that show what is the condition, causes and its effect, deforestation, CFCs, oil and petrol engines, radiation absorbed by greenhouse gases, and again it is transferred to earth. ये अभी हम लोग आगे इसके इफेक्ट और इसके कॉजेस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं ज्यादातर, तो हम इस सर्कल डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, then CFCs, chlorofluorocarbons, then nitrous oxide, and 0.4% other gases. Sources थोड़ा डिटेल में पढ़ें कि क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हैं? ज्यादातर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्जाम्पल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमारे जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनके कट डाउन से दिक्कत होगी। सीमेंट प्रोडक्शन से उनके मेकिंग सीमेंट रिलीजेस CO2। तो CO2 इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट गैस जो है वो मीथेन है। एग्रीकल्चर, वो जो वो उसमें पानी और दलदल जैसा बना के जो हम लोग बहुत सारे अपने एग्रीकल्चर के मेथड्स अपनाते हैं, तो उससे मीथेन गैस वो होती है, रिलीज होती है। लैंडफिल्स जो हम लोग करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो ले जाके डंप करते हैं, उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, उससे राइस पैडीज में वाटर लॉग कंडीशन में जब राइस हम करते हैं तो उसकी वजह से भी मीथेन गैस करती है। इन मच मोर पोटेंट देन CO2। CO2 से इसकी मात्रा कम है, लेकिन ये इससे ज्यादा समय तक ये उसमें एटमॉस्फेयर में रहता है और मच मोर इसकी वजह से ये हीट को ट्रैप करने में ये कंट्रीब्यूट करता है मीथेन। देन नाइट्रस ऑक्साइड, इसके सोर्सेज भी एग्रीकल्चर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, फार्मिंग में इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बर्निंग बायोमास, क्लियरिंग फॉरेस्ट या बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज जो हम लोग पराली जलाने का होता है, उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और हैज अ लॉन्ग nitrous oxide has a long atmospheric lifetime and is about 300 times more effective than CO2 at trapping heat. CO2 की मात्रा ज्यादा है, लेकिन ये थोड़े में ही बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है। फ्लोरोनेटेड गैसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसका है, SFCs, PFCs, SF6 आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में हम लोग बहुत सारा CFCs यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। Aerosols, some fluorinated gases are used in aerosols or as propellants, while less common fluorinated gases are extremely potent and long-lasting greenhouse gases. वाटर वेपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेचुरल इवेपोरेशन फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। वाटर वेपर द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, बट इट मेनली एक्ट्स एज अ फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। एज दैट वाटर एटमॉस्फेयर वार्म्स ड्यू टू अदर GHGs, इट होल्ड्स मोर वाटर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा उससे वाटर वेपर उससे इवेपोरेशन होगा और वाटर वेपर बनेगा। तो ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह हो जाएगा। इट होल्ड्स मोर वाटर वेपर विच फर्दर एम्पलीफाइज वार्मिंग। अदर गैसेस में ओजोन है, O3। ओजोन हमारे ऊपरी लेयर के लिए तो ओजोन एक परत के रूप में ठीक है,
लेकिन ओजोन गैस जो है, ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सनलाइट एंड पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। ग्राउंड लेवल पावरफुल ग्रीन हाउस। अपर लेवल पे तो ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है, एक छतरी का काम करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ग्रीन हाउस गैस एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और contributes to the warming effect, although it is not as significant as CO2 and मीथेन। इफेक्ट क्या हो रहे हैं इसके? सबसे मेजर इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि वो ट्रैप कर लेगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, वापस भेज देगा, तो उससे हमारी हीट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। सच इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ट्रैप हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वार्मिंग हैज बीन एक्सीलरेटिंग ओवर द पास्ट सेंचुरी। इसके वार्मिंग से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जब बर्फ पिघलेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, थ्रेटन्स कोस्टल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सब वहां का बर्बाद हो जाएगा। जो बिल्कुल आइस वाला इकोसिस्टम है उस पे अगर वाटर हो जाएगा तो वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। राइजिंग सी लेवल, आइस पिघलेगी तो सी लेवल ऊपर उठेगा, और उसके बाद जितने भी सी कोस्ट के हैं उसमें फ्लड आएगा, लो लाइन कोस्टल एरियाज में शोर लाइन खत्म हो जाएंगी, डिस्प्ले पॉपुलेशन का माइग्रेशन होगा, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो आजकल हम देख रहे हैं कि जाड़े का वो समय खिसकना, बहुत अधिक ज्यादा गर्मी पड़ना, अचानक बारिश का हो जाना, अचानक सूखा पड़ जाना, जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे बारिश का ज्यादा होना, जहाँ बारिश होती थी वहां पे बारिश। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं ये ग्रीन हाउस गैस के इंटेंसिफिकेशन की वजह से हो रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन, इससे क्या, ओशन एब्जॉर्ब्स a significant portion of excess CO2 from the atmosphere, एटमॉस्फेयर से बारिश के द्वारा उसके द्वारा CO2 को ले रहा है, फिर से वापस वो आ जाती है पानी के साथ, और लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन, जो मरीन इकोसिस्टम को बहुत क्षति पहुंचाता है, कोरल रीफ्स को, इसलिए कोरल ब्लीचिंग होती है। अदर मरीन लाइफ सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच, जिसके पीएच लेवल में चेंज हो जाने की वजह से बहुत समस्या आती है। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, सी का इकोसिस्टम, कोस्टल एरियाज का इकोसिस्टम, पोलर एरियाज का इकोसिस्टम, ये सब क्या हो जाएगा? इससे तहस नहस हो जा रहा है। स्पीशीज अनेबल टू अडेप्ट अ न्यू कंडीशन को अडाप्ट करने से और वो खत्म होते जाएंगे। तो जो ये जैव विविधता बनी हुई है, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सब क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे उसका विनाश हो रहा है। एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी पे। क्लाइमेट चेंज होगा तो कभी बारिश कम, कभी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी उसकी वजह से हो रहा है। पेस्ट एंड डिजीजेस बढ़ रहे हैं उनके इकोसिस्टम में चेंजेस की वजह से, तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट, और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा तो खाद्य सुरक्षा हमारी प्रभावित होगी। ह्यूमन हेल्थ रिस्क इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ये पानी की वजह से हीट वेव्स आ रही हैं। फ्रांस में ऐसी ठंडी जगहों पे अचानक गर्मी पड़ जा रही है जहाँ पे उनको ऐसी हैबिट नहीं है गर्मी में रहने की, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और फिर उसके वजह से ह्यूमन हेल्थ प्रभावित हो रहा है। फूड वाटर शॉर्टेज से भी ये ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगा, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे लोग। चेंजेस इन वाटर रिसोर्सेज, शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन में शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सैनिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें किस पे जाके फोकस करेंगे? फिर इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, डिस्ट्रप्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्रॉप यील्ड्स हमारी उस पे असर पड़ेगा, हेल्थ केयर कॉस्ट पे ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिलके देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरी तरह से प्रभाव डाल रही हैं। हाइटेंड सोशल इनइक्वालिटी, सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? जो ज्यादा, जिनके पास क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त करने के लिए या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो ज्यादा उससे प्रभावित होंगे, और जिनके पास है रिसोर्सेज वो थोड़ा और अपर एरियाज में चले जाएंगे और ऐसे एरियाज में चले जाएंगे। तो इससे जो सोशल इक्वालिटी है वो और ज्यादा इनइक्वालिटी में बढ़ती जाएगी, उनके बीच की खाई और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो न केवल एनवायरमेंट पे बल्कि इसका असर इकोनॉमी पे, इसका असर सोसाइटी पे, सब पे ही धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। तो फिर ये इतना बड़ा थ्रेट है तो इसको रोकने के तो उपाय होने चाहिए। देखें क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो है कि CO2 या ये सब गैसेस जो निकल रही हैं उनके एमिशन पे रोक लगनी चाहिए। तो इसके लिए जो इस तरह की गैसें हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम,
और गैसेस, तो उसको स्टॉप करने के लिए, और ये भी नहीं कर सकते कि पूरी तरह से बंद कर दें तो हमारा डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रांजिशन टू रेन्यूएबल एनर्जी, for example water energy, for example solar energy, wind energy, इस पे हमको फोकस करना होगा इसकी तरफ। इसके लिए टेक्नोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा विकसित करनी होगी। रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन हमको करना होगा, फिर से उस जगह पे जहाँ कट गया है वहां लगाएं, वो पेड़ों को बचाएं। पेड़ बहुत जरूरी है इसके लिए, CO2 को कम करने के लिए। कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिससे कार्बन रिलीज होना कम हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी CCS जिसको कहते हैं, विकसित करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जिसकी वजह से मीथेन और सारी गैसें जो हम ज्यादा से ज्यादा उसमें अपने फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का, उसको कम करें और बायो एग्रीकल्चर की तरफ, हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना होगा। डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल कम करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ियों को सिंगल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और EV की तरफ हमको मुड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। मिनिमाइज वेस्ट एंड इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिससे तमाम गैसेज जब हम डंप कर देते हैं तो उससे निकलती हैं। एनकरेज लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमको अपने वो करने पड़ेंगे, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अवेयरनेस इसकी तरफ ले आनी पड़ेगी। कार्बन प्राइसिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कार्बन प्राइसिंग इसलिए कि अगर जो जितना अधिक कार्बन एमिशन करेगा उसके ऊपर उतना अधिक गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाए कि टैक्स लगे या उससे उतना अधिक वसूली हो, तो फिर वो आदमी जब उसके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ता है तो वो कुछ अपनी आदतों में सुधार लाता है। तो इसको मेरे ख्याल से जरूर फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ग्लोबल समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये केवल एक देश की समस्या नहीं है। कोई भी देश करेगा तो उससे पूरा वर्ल्ड, पूरी धरती प्रभावित होगी। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को लागू करना, उसको फॉलो करवाना, ये बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरियाज से बहुत अधिक मात्रा में CO2 एमिशन या वेस्टेज निकलता है, जिससे और सारी गैसें निकलती हैं। तो सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज की अपेक्षा मेरा ये कहना है कि सस्टेनेबल सिटीज की तरफ हमको अब चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम कर पाएंगे तभी हम अपनी इस एकमात्र जीवों वाला जो ये सोलर सिस्टम का ग्रह है, पृथ्वी है, अर्थ है, इसको तभी हम बचा पाएंगे, तभी हम इसको सस्टेन कर पाएंगे और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को तभी हम एक बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा एनवायरमेंट दे पाएंगे। यही मेरे इस क्लास का जस्ट है। ओके, थैंक यू।